हेरिडिटी हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जेनेटिक करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब ये जो करेक्टर्स होते हैं इनको ट्रेट्स भी बोला जाएगा, यहाँ पर TRAIT, ट्रेट्स या करेक्टर एक ही बात है ना। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होकर के जाते हैं। इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को अपन बोलते हैं जेनेटिक करेक्टर। क्या बोलते हैं? जेनेटिक करेक्टर या हेरिडेटिक ट्रेट्स। ठीक है, जेनेटिक करेक्टर्स। जैसे सिंपल भाषा में यदि बात करें तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ये करेक्टर पाए जाते हैं। कुछ करेक्टर्स अपने अंदर ही, जैसे अपने अंदर का ह्यूमन बींग्स के अंदर ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति के बाल अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी के घुंघरालू होते हैं, किसी के सीधे होते हैं, किसी का कुछ। सबका बॉडी का कलर स्किन का अलग अलग रहता है, किसी का बहुत ज्यादा फेयर रहता है, किसी का मीडियम रहता है ना। सभी की हाइट अलग अलग रहती है। तो बॉडी का डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस कलर बॉडी का, बाल कैसे होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा, ऑल फीचर्स ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट ईच अदर। एक दूसरे से इनके जो कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनके पीछे का कारण क्या है, ये अलग अलग क्यों होते हैं? इनके पीछे का कारण ये है कि प्रत्येक लिविंग थिंग्स की सेल के अंदर ये जो सेल होती है, हमने देखा है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, उनकी सेल से मिलकर के बनी होती है। हमारी सेल में सेंटर में एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं DNA। क्या कहते हैं? DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। वास्तविकता में ये अकेला DNA नहीं होता, RNA भी रहता है, एंड RNA। और इन दोनों को अपन न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। इनको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो केमिकली दीज आर एसिडिक इन नेचर एंड आल्सो फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर इन दोनों न्यूक्लिक एसिड्स के अलग अलग फंक्शन है। ये जो फंक्शंस है ना, वो कैसे हैं? अलग अलग है। आरएनए जो होता है ना, आरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनती है उसको यही करवाता है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, RRNA, tRNA, mRNA। ये और ज्यादा डिटेल में हम 11th 12th में जेनेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ेंगे, है ना। दूसरा DNA। इसका मेन कैरेक्टर क्या है साहब? इसका जो मेन फंक्शन है, इसके यदि हम फंक्शन की बात करें तो वो हेरिडिटी का काम करता है। ये किसका करता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि अपनी भाषा में यदि कहें, हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, कैरेक्टर्स को अपन कहते हैं जेनेटिक ट्रेट्स या जेनेटिक कैरेक्टर या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और इन कैरेक्टर्स को अपन जेनेटिक कैरेक्टर्स या जेनेटिक ट्रेट्स बोलते हैं। ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं साहब? ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हमें विरासत में हमारे पेरेंट्स से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं? पेरेंट्स से।
जैसे आपने कई बार ऐसा अक्सर देखा होगा, बोलचाल में भी अपन बोल देते हैं कि ये इसकी शक्ल अपनी मम्मी से मिल रही है या इसकी शक्ल अपने पापा से मिल रही है। तो हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन में, जब मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ था मेल एंड फीमेल बॉडी में, तो उसके अंदर जो फॉर्मेशन हुआ था गैमीट का, तो उस फॉर्मेशन में हमने देखा था मेल एंड फीमेल दोनों के क्रोमोसोम उनके गैमीट्स में प्रेजेंट थे। मेल के अंदर जो गैमीट फॉर्म हुआ था उसको अपन स्पर्म कह रहे थे, याद आ रहा है आपको? तो इसके अंदर भी हमारे में ह्यूमन का ही एग्जांपल ले रहा हूं। किसका एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर? तो इसके अंदर 40 क्रोमोसोम में से कितने थे? 23 क्रोमोसोम इसके अंदर थे। इसी तरीके से जो फीमेल गैमीट था आपका ओवा, क्या था? ओवा। ओवा के अंदर भी आपका कितने थे टोटल? 23 क्रोमोसोम थे। कितने क्रोमोसोम थे? दोनों में ही 23 क्रोमोसोम थे। और ये क्रोमोसोम जब आपस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुए थे, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनी थी जाइगोट। क्या बना था? जाइगोट बना था। और इस जाइगोट में टोटल कितने क्रोमोसोम थे? 46। कितने थे? 46, जो कि ह्यूमन बीइंग का एक मेन कैरेक्टर था। ह्यूमन बीइंग का मेन कैरेक्टर था 46 क्रोमोसोम। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं क्लियरली, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड बाय द क्रोमोसोम इन द जाइगोट। जाइगोट के अंदर ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफर हुए, और इन्हीं कैरेक्टर्स को जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, इनको अपन जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये जो हेरिडिटी है एक्चुअल में क्रोमोसोम के द्वारा हो रहा है सब। क्रोमोसोम क्या है? बात यहीं पर आती है, क्रोमोसोम क्या है? तो ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए की जो स्ट्रक्चर जो अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स मतलब इनकी जो चेन है ना, वो कुछ इस तरीके से, ये चेन, दो चेन होती है जो आपस में कॉइल्ड होती हैं ऐसे, इसलिए इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक चेन 3 डैश से शुरू होती है, तो ये नीचे की साइड ऐसे जाते हुए 5 डैश पे खत्म होती है, और दूसरी 3 डैश से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये 5 डैश पे इधर खत्म होती है। यानी कि दोनों एक दूसरे में कॉइल्ड रहती हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक नीचे से ऊपर की तरफ कॉइल्ड होते हुए जाती है, तो दूसरी ऊपर से नीचे की तरफ कॉइल्ड होते हुए आती है। अब इसके अंदर ये जो चेन है, डीएनए की ये चेन है, ये चेन बनी होती है सुगर फॉस्फेट की। किसकी बनी होती है? ये जो चेन है सुगर फॉस्फेट चेन होती है, सुगर फॉस्फेट चेन। यहां पर जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज का मतलब क्या है सब? इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, तो ग्लूकोज को अपन हेक्सोज शुगर कह रहे थे। क्या कहते हैं? हेक्सोज शुगर। ठीक है ना? तो हेक्सोज शुगर मतलब 6 कार्बन है, इसलिए इसको हेक्सोज शुगर कह रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर इस चेन में जो शुगर यूज हो रही है 5 कार्बन वाली होती है, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। अब ये चेन दोनों एक दूसरे की तरफ कॉइल्ड होते हुए, आपने कई बार ये छपा हुआ भी देखा होगा, इसमें इस तरीके से बॉन्ड रहते हैं सब, बीच बीच में ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। ये जुड़े रहते हैं। तो ये बॉन्ड वास्तविकता में इन दोनों चेनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन बेसेस के बीच में। किसके बीच में? नाइट्रोजन बेसेस के बीच में। अब ये नाइट्रोजन बेस क्या होता है, तो जरा उसको भी अपन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर। देखिए हमारा ये जो डीएनए है, आरएनए कह लो, इन दोनों की अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखें ना हम, तो लगभग एक जैसी है, बट थोड़ा सा डीएनए डबल हेलिक्स है, यानी 2 अलग अलग चेनें हैं। और
आरएनए जो है ना सिंगल हेलिक्स है, केमिकली लगभग सिमिलर है, एक दो नाइट्रोजन बेस जो है ना उनमें डिफरेंस है थोड़ा सा। तो जैसे हमने देखा था कि हमारी बॉडी में कई प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके द्वारा हमारी बॉडी जीवित है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ग्लूकोज होती है सिंपल, ऐसे ही हमारा डीएनए जो है ना और आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो है ना सिंपल यूनिट से मिलकर के बना होता है। जैसे अपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि हम जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है, डाइजेशन के बाद वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे अपना स्टार्च का सिंपल फूड क्या है, ग्लूकोज, यानी जिसको हमारी सेल इजीली क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है। उसी तरीके से आरएनए और डीएनए का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इनका जो सिंपल फॉर्म होता है, जो सिंपल यूनिट होती है, इनकी जो सिंपल यूनिट होती है क्या होती है, सिंपल यूनिट, उसको अपन कहते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है वो इधर देखेंगे केमिकली। केमिकली इस न्यूक्लियोटाइड में अपना सुगर फॉस्फेट चेन होती है, सुगर फॉस्फेट चेन होती है साहब, शुगर फॉस्फेट की। इसके अंदर ये जो शुगर होती है ना, ये शुगर कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर। कौन सी होती है, पेंटोज शुगर होती है ये, पेंटोज शुगर। और इसी पेंटोज शुगर में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर होते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर है प्यूरिन और दूसरे नंबर पर है पिरिमिडीन। प्यूरिन फिर से दो टाइप के हैं सब, एडेनिन, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर पर है ग्वानिन, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिरिमिडीन फिर से तीन टाइप के हैं, साइटोसिन, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद है थाइमिन, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वाला है यूरेसिल, इसको अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब इनमें से डीएनए के अंदर स्पेशली मैं बात कर रहा हूं किसकी, डीएनए की। डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता, ये लास्ट वाला जो है ना वो नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है। अगर मैं इन नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूं तो डीएनए के अंदर 4 पाए जाते हैं और आरएनए के अंदर भी 4 पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ए जी सी टी, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए के अंदर ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो होते हैं ए जी सी यू, यानी कि थाइमिन और यूरेसिल केवल डिफरेंट रहते हैं, ये सारे सिमिलर रहते हैं। यानी डीएनए के अंदर भी एडेनिन पाया जाता है तो आरएनए के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ पे भी ग्वानिन है, यहाँ पर भी ग्वानिन है, यहाँ पर भी साइटोसिन है, यहाँ पर भी साइटोसिन है। ये लास्ट वाला जो है ना वो चेंज है, यूरेसिल की जगह डीएनए में तो थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। अब जैसे सिंपल थिंग्स है, जैसे सेम चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, कंबाइन नहीं होते, ठीक उसी तरीके से जब ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो ये सेम प्रॉपर्टी के एक साथ कंबाइंड नहीं होते। मतलब जब भी डीएनए की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, एडेनिन के साथ यानी कि एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडीन वाला बेस जुड़ेगा, कभी भी दोनों प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ेंगे और कभी भी दोनों तीनों पिरिमिडीन आपस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यानी कि एक प्यूरिन का नाइट्रोजनस बेस होगा तो दूसरा किसका होगा, पिरिमिडीन का। जैसे डीएनए के अंदर एडेनिन यहां पर है तो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ता है, थाइमिन। अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, साइटोसिन। तो साइटोसिन अपना किस में आ रहा है, पिरिमिडीन में। इसी तरीके से साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन और थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से एडेनिन। इस तरीके से यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से आरएनए में अब देखो यहाँ पे थाइमिन नहीं है तो कौन जुड़ेगा, यूरेसिल। जी के साथ हमेशा कौन जुड़ेगा, सी। सी के साथ कौन जुड़ेगा, जी। यहाँ पर फिर कौन आ जाएगा, ए।
तो आरएनए के अंदर कुछ इस तरीके से रहता है। अब ये जो बॉन्डिंग है वास्तविकता में, तो आप ये मान के चलिए कि एक चेन तो ये है, एक चेन ये है, और इन दोनों चेनों पर ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो चेन आपको दिखाई दे रही है, इन चेन पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि इसको मैं एडेनिन मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, थाइमिन। अगर मैं इसको ग्वानिन मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन। अगर मैं इसको साइटोसिन मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानिन। और अगर ये थाइमिन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एडेनिन। तो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ना, शुगर फॉस्फेट चेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, और नाइट्रोजनस बेस में आपस में एक दूसरे के साथ ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। और इन्हीं की वजह से, जैसे एक नसैनी होती है ना सीढ़ी, तो सीढ़ी में बीच में डंडे लगे रहते हैं, तो बिल्कुल वही सिस्टम है। सीढ़ी के दोनों तरफ के मेन ब्रांच है, जो मेन बड़े बड़े जो खम्भे हैं, उनको तो मान लो अपन शुगर फॉस्फेट की चेन, और इनको बीच में से जोड़ने वाले हैं वो है ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड किन के बीच में पाए जा रहे हैं, तो सीढ़ी में जगह जगह पर छेद होते हैं जिनमें ये फंसी रहती है बीच की लकड़ी। उसी तरीके से यहाँ पर भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये नाइट्रोजनस बेस इसी फॉस्फेट की चेन पर प्रेजेंट रहते हैं, और ये आपस में फिर इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं, जिससे ये दोनों चेन एक दूसरे के प्रति ऐसे कॉइल्ड होकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेती है। और इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। सब डीएनए के बारे में आपको केमिकली समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, ये डीएनए बिल्कुल हमारी बॉडी में मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। प्रत्येक लिविंग थिंग्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स डीएनए के अंदर स्टोर होकर के रहते हैं। अंदर रहते हैं, डीएनए के अंदर स्टोर होकर के रहते हैं। और ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी कौन लेके जाता है, यही डीएनए लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मेल एंड फीमेल गैमीट जो बनते हैं, इन गैमीट्स के अंदर वास्तविकता में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और यही डीएनए बहुत अधिक अमाउंट में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। यानी कि बहुत सारा डीएनए यहाँ पर इकट्ठा होकर के इस तरीके से आपस में कॉइल्ड होता जाएगा, कॉइल्ड होकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक उसी तरीके से जैसे कई सारे छोटे छोटे फाइबर मिलकर के एक पूरी रस्सी का निर्माण करते हैं, तो समझते हैं रेसे, ऐसे ही बहुत सारे रेसे मिलकर के एक रस्सी का निर्माण करते हैं क्या नहीं करते? तो उस रस्सी को अपन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारा डीएनए आपस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आई पूरी बात? और यही क्रोमोसोम के सेट अलग अलग स्पीशीज में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब इसी डीएनए में ये जो सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है, वो सबका डिफरेंट रहता है। जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट डिफरेंट रहती है, किसी की भी किसी से मैच नहीं करती, उसी तरीके से डीएनए का ये जो सीक्वेंस होता है, ये भी प्रत्येक लिविंग थिंग्स की सेल्स में पाए जाने वाले डीएनए का डिफरेंट रहता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग। इनके इसी सीक्वेंस को अपन कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। अब ये सीक्वेंस है ना, यही तो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। प्रत्येक जीव का अलग अलग रहता है, किसी का भी किसी से मैच नहीं करता। इन्हीं में से मान लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति के घुंघरालू बाल है, घुंघरालू बाल है सब, तो मान लीजिए उनके उन घुंघरालू बालों के लिए डीएनए का इतना पार्ट, इतना सीक्वेंस उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रहा है। तो डीएनए के इस पार्ट को हम उस कैरेक्टर के लिए फंक्शनल पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है, उसका मतलब क्या है सर, डीएनए का वो पार्ट, वो हिस्सा जो किसी भी जीव के अंदर, किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर उसके किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को या एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रहा है, उसके लिए वही रेस्पॉन्सिबल है। उसके इस पार्ट को बोलते हैं अपन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। और इसी फंक्शनल ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए को हम उस कैरेक्टर का क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। समझ में आया? तो यहां पर हमें 3 वर्ड सुनाई दिए, एक क्रोमोसोम, दूसरा जीन, और तीसरा तो अपना ये
डीएनए है ही। तीनों वर्ड हकीकत में मटेरियल देखा जाए तो एक ही है, तीनों मटेरियल एक ही है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। समझने में क्या है, अलग अलग है थोड़ा सा। जैसे डीएनए एक रस्सी का रेसा, समझ में आ गया, बहुत सारे रेसों ने मिलकर के रस्सी बना ली, क्रोमोसोम, और उसी रस्सी के रेसे का वो पार्ट जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसको क्या कहेंगे, जीन। क्या कहेंगे, समझ में आ गया। तो जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए which are responsible to the control and regulate of the any specific characters of living things. क्लियर। अब जीन के रूप में ही ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्पर्म है, ये मेल गैमीट क्या है, स्पर्म, और ये क्या है सब, ओवा। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जब स्पर्म एंड ओवा एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं तो उनके अंदर ये जो क्रोमोसोम जा रहे हैं, क्रोमोसोम किससे मिलके बना है, डीएनए से। और डीएनए में कौन प्रेजेंट है, जीन्स। यानी इन्हीं जीन्स के रूप में जो भी कैरेक्टर्स हमारे माता पिता के अंदर थे वो ट्रांसफर होकर के किसके अंदर आ गए, हमारे अंदर आ गए। समझ में आई पूरी बात। और इस तरीके से जब ये कैरेक्टर्स डीएनए के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी माता पिता से संतानों में, जानते हो, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हेरिडिटी के बारे में क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हेरिडिटी के ऊपर सबसे पहले जो स्टडी की थी वो एक साइंटिस्ट थे, जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है ना। तो आगे अपन इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और जो करेक्टर्स देखिए, जो एक जनरेशन से दोनों जनरेशन में जो करेक्टर्स जाते हैं उनको इनहेरिटेंस या हेरिडिटिक करेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी है ना, ये करेक्टर हो गए सब। अब ये साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेंडल। क्या था, जी.जे. मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल, अकेला मेंडल भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो मेंडल थे, इन्होंने सबसे पहले सोचना शुरू किया। ये उस समय की बात है जब साइंटिस्टों को जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था, हेरिडिटी करेक्टर के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इनहेरिटेंस और इनके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। जैसे उस समय क्या था कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेंडल काम कर रहे थे जेनेटिक्स के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर और हेरिडिटिक करेक्टर्स के ऊपर। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम किसी सेल में से डीएनए को निकाल करके कोई न्यू स्पीसीज को डेवलप कर सकें, कोई सोचता भी नहीं था। मेंडल्स वास्तविकता में देखा जाए तो काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे। उस समय जो लोगों की सोच थी, इनकी सोच उनसे कई गुना आगे चल रही थी। इनके माइंड में सबसे पहले ये विचार आए, साहब जीवों के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब में अलग अलग नेचर है, सबके अलग अलग करेक्टर्स हैं, स्पीसीज एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सब मनुष्य हैं, ह्यूमंस हैं, बट सभी का चेहरा अलग है, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिल रही, सबके नेचर अलग हैं, सारे फीचर्स अलग हैं, किसी की हाइट कम, किसी की ज्यादा, किसी का कलर कैसा भी है, किसी का कुछ है। तो इन सभी चीजों को जब मेंडल ने देखा तो विचार विमर्श किया कि ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है हमारी सेल के अंदर जो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। इसके ऊपर मेंडल ने बहुत गहन अध्ययन किया और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च में प्लांट को सिलेक्ट किया, उसका नाम था पी प्लांट। प्लांट था वो, मटर का पौधा था साहब।